भेद किया जा सकता है। चंद्र को ही खिलौना कह दिया है, तो यहाँ पर हो गया उपमा अलंकार। ठीक है, जैसे कह दें कि रेगिस्तान, ऊंट रेगिस्तान का हवाई जहाज है। ठीक है, तो यहाँ ऊंट को ही हवाई जहाज मान लिया रेगिस्तान का, हालांकि हवाई जहाज है नहीं लेकिन मान लिया है। तो ऐसी जगह पर जब हम किसी चीज को कोई और शब्द से मान लें तो वहां पर रूपक अलंकार हो जाता है। ठीक है, रूपक अलंकार के वैसे देखें तो 10 भेद होते हैं, ये आपके सिर्फ नॉलेज के लिए, आपको इसकी कोई जरूरत नहीं। और एक बात याद रखिएगा, इस पर सा सी से जैसा जैसी जैसे की तरह सम आदि शब्द नहीं होंगे। अगर लगा दिए जाएं तो वहां पर फिर आपका रूपक अलंकार हो जाएगा। या हम सीधे शब्दों में कहें कि रूपक अलंकार जब लिखा हो उसका हम सा सी से जैसा जैसी जैसे की तरह सम आदि शब्द आए हों उनको हटा दें तो वो आपका वहां पर रूपक अलंकार बन जाएगा। यानी रूपक अलंकार से ही जो है उपमा अलंकार बनता है, उपमा अलंकार से ही रूपक अलंकार हो सकता है। समझ गए ना? जैसे यहाँ उदाहरण में लिखा है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, यानी मैंने राम रतन धन पायो, यानी राम रतन को धन जैसा ही पा लिया है ना? तो अब यहाँ राम रतन और धन में कोई अंतर नहीं रह गया। अगर हम इसको ऐसा कह देते, अगर हम इसको ऐसा कह देते, पायो जी मैंने राम रतन सा धन पाया, सा शब्द यहां घुसा दें तो यहां पर बन जाएगा आपका उपमा अलंकार। लेकिन सा सी से हमने हटा दिया तो ये बन गया क्या? रूपक अलंकार। यानी अब यहां दोनों शब्द एक जैसे हो गए, अभिन्न हो गए, इनमें अंतर नहीं कर सकते, तो यहां पर हो गया क्या? रूपक अलंकार। अच्छा, परीक्षा में कैसे पूछेगा, आपको सरल शब्दों में कैसे लिखना है, आप ये लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन और अच्छे शब्दों में आप लिखने के लिए मैंने यहां पर दिया हुआ, आपको प्रश्न इस तरीके से आएगा, रूपक अलंकार अथवा उत्प्रेक्ष अलंकार का लक्षण अथवा उदाहरण लिखिए। तब आपको क्या करना है, तब आपको इस तरीके से चेप देना भैया, प्रश्न उत्तर डाल लेना खा और ले लो इसकी स्क्रीनशॉट। छोटा, बस इतने की आपको स्क्रीनशॉट ले लेनी है। अब जब रूपक अलंकार पूछे तो आपको कह देना है, पहली परिभाषा आपके ऊपर लिखिए, दूसरी परिभाषा आपके नीचे लिखिए। आप इनमें से कोई एक परिभाषा को याद कर लेना। पहली परिभाषा क्या है? जहां उपमेय को उपमान के रूप में कहा जाए, यानी उपमेय को ही उपमान कह दिया जाए, वहां पर रूपक अलंकार होता है। आप चाहें तो ये ऊपर वाली परिभाषा याद कर सकते हैं, ठीक है, या फिर ये वाली याद कर सकते हैं। आपको ऐसा ही लिखना है, प्रश्न उत्तर खा डाल लिया, क्योंकि ये खा का होगा 10वीं का, और फिर हम इनमें से कोई एक उत्तर और फिर एक उदाहरण ये वाला लिख देंगे। ठीक है, उदाहरण क्या है? अच्छा, इसकी दूसरी परिभाषा क्या कहती है? जहां उपमेय को उपमान का निषेध रहित, निषेध रहित, वहां निषेध रहित, ये यहां पर है, निषेध रहित हो, वहां रूपक अलंकार होता है। ठीक है, अब यहां पर उदाहरण क्या है? हमारे हरी हरिल की लकड़ी। अब ये सूरदास की लाइन लिखी हुई है, अगर आप बता देंगे कि किस कवि ने ये लाइन लिखी है, थोड़ा एग्जामिनर को मजा आ जाएगा। तो आप ऐसे उदाहरण अगर लिखेंगे तो और अच्छा रहेगा, है ना। उपमेय उपमान आप बता सकते हैं कौन है? हरि यहाँ पर भगवान है और हरिल पक्षी के समान मान लिया गया है, तो यहाँ पर ये उपमेय अलंकार, तो यहाँ उपमेय और उपमान है। अच्छा, इसमें ये दो चीज नहीं होती हैं, वैसे ज्यादातर नहीं होती हैं। वाचक शब्द तो होगा ही नहीं, क्योंकि हमने पहले ही मना कर दिया था। हाँ, ये साधारण धर्म हो सकता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि हमें रूपक अलंकार किस तरीके से लिखना है, पढ़ना है। अच्छा, और भी एग्जाम्पल हम आपको बताते हैं कि जो आपको सरल लग जाए। आपको मान लो ये एग्जाम्पल नहीं याद होते तो आप ये एग्जाम्पल भी कर सकते हैं। चंदा है तू, मेरा सूरज है तू मेरी आंखों का तारा है तू, ये भी आपका रूपक अलंकार का उदाहरण है। क्योंकि यहाँ क्या कह दिया? चंदा है तू, यानी तू ही चंदा है। यहाँ ऐसा नहीं कहा है कि चंदा जैसा है तू, जैसा कह देता तो यहाँ पर रूपक अलंकार ना होता, या उपमा अलंकार होता। यहाँ सीधा ही कह दिया चंदा है तू, यानी चंदा ही तू है, तो यहाँ पर अब उपमेय और उपमान में कोई भेद नहीं रह गया है, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार है। आप अच्छे से समझ गए होंगे। दूसरा,
ये भी आप उदाहरण याद कर सकते हैं, ज्यादातर विद्यार्थियों को ये याद भी होगा। चरण कमल बंदो हरि राय। पूरी चौपाई लिखें या ना लिखें, इतना भर लिख सकते हैं जितना हमने ब्लू कलर में लिख रखा है। और यहाँ पर उपमेय चरण है और उपमान कमल है। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं, ये भी आप याद कर सकते हैं। और आप बताइए, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं में उपमेय कौन है और उपमान कौन है? मिस रक्षा जी नमस्ते। आप बता सकते हैं, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं, तो यहां पर क्या है? चंद्र और खिलौना, ठीक है। तो चंद्र को खिलौना मान रखा है, तो ये आपके उपमेय और उपमान हो गए, है ना। चलिए अब हम आपको बताते हैं अगला अलंकार उत्प्रेक्ष अलंकार, और इसके बाद हम क्वेश्चनों की झड़ी लगा देंगे। हम सोचते हैं जल्दी से जल्दी ये हो जाए, ठीक है। उत्प्रेक्ष अलंकार क्या होता है? जिस जगह उपमेय में उपमान होने की कल्पना या संभावना की जाए वहां उत्प्रेक्ष अलंकार होता है। आप इसी को याद कर लीजिएगा, ये बहुत ही सरल शब्दों में लिखा है। उत्प्रेक्ष अलंकार किसको कहते हैं? कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों को नोट कर लेना चाहिए। अच्छा, उदाहरण क्या है? उदाहरण नीचे लिखा है, सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात मनहु नील मणि शैल पर आतप परहु प्रभात। अच्छा, इस पर एक ट्रिक्स है कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए। ट्रिक्स क्या है? ट्रिक्स ये है कि ये जरूर आएगा, मानो, जानो, जनु, मनु, जनहु, मनहु, ज्यों, ऐसे शब्द आए तो आप वहां निसंदेह कह सकते हैं कि यहाँ पर कौन सा अलंकार है? यहाँ पर उत्प्रेक्ष अलंकार है, यानी मनहु, मानो, जनहु, जानो ऐसे शब्द रहेंगे। और अर्थ क्या है इन पंक्तियों का आप ये देख सकते हैं कि प्रस्तुत पंक्ति में श्री कृष्ण के सुंदर श्याम शरीर में नीलमणि पर्वत की और उसके शरीर पर शोभमान पीताम्बर में प्रभात की धूप की मनोहर संभावना या कल्पना की गई है। तो ये आपका है। अच्छा, एग्जाम में किस तरीके से आएगा? अच्छा, अलंकार के 5 भेद होते हैं, ये आप अपने नॉलेज के लिए याद कर सकते हैं। एग्जाम में इस तरीके से आएगा और आपको लिखना इस तरीके से होगा। चलिए हम इसको छोटा किए दे रहे हैं, इतने का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कक्षा 12वीं के विद्यार्थी नोट बनाने के लिए। अब क्या लिखा है? उत्प्रेक्ष अलंकार इस तरीके से अगर आपको पूछ देता तो आप प्रश्न उत्तर खा ऐसे डालेंगे, क्योंकि प्रश्न 12वीं में ये पूछा गया है ना, तो आप ऐसे डाल लेंगे और लिख देंगे, जहां उपमेय और उपमान में भिन्नता मानते हुए भी उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहां उत्प्रेक्ष अलंकार होता है। मानो, मनु, जानो, है ना, जनु इत्यादि वाचक शब्द होते हैं। अगर आपको ये परिभाषा आपको अच्छी नहीं लग रही है तो हमने आपकी सुविधा के लिए ये दूसरी परिभाषा भी लिख दी है, छोटी सी। जहां उपमेय और उपमान की संभावना की जाए वहां उत्प्रेक्ष अलंकार होता है। उदाहरण ये आप लिख देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा लिखी हुई पंक्तियां हैं। तरण तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए झुके कूल सौ जल परसन हित मनहु सुजाए। और याद रखना, ये आपको हिंदी में अर्थ लिखना पड़ेगा। अगर आप ये नहीं लिखेंगे तो आपके नंबर कट हो जाएंगे। आप ये याद रखिएगा, पहले आपको परिभाषा लिखनी है, फिर आपको उदाहरण लिखना है, तीसरे में आपको हिंदी में इसका भावार्थ लिखना है। इसलिए आप ऐसे भावार्थ को याद करिए जो आपको आसानी से ध्यान में बना रहे। अर्थ इसमें लिखा हुआ है, इनमें यमुना तट पर तमाल वृक्षों को झुका हुआ देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो कि जल स्पर्श कर रहे हो। अच्छा, इसमें उत्प्रेक्ष अलंकार हुआ कैसे? ऐसे हुआ कि यहाँ पर जो वृक्ष हैं, तमाल वृक्ष हैं, वो झुक गए हैं। और झुकने से हम संभावना क्या कर रहे हैं? हम अपने मन से ऐसी कल्पना कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि ये पानी को छू रहे हैं। तो यहाँ पानी की जो कल्पना की जा रही है छूने की, इसी कारण से यहाँ पर उपमेय अलंकार उत्प्रेक्ष अलंकार होता है, क्योंकि हमने यहाँ पर संभावना कर ली। संभावना जब हम अपने मन से कुछ करें कि ऐसा ऐसा हो सकता है तो वहां पर उत्प्रेक्ष अलंकार होता है। आई होप आप अच्छे से तीनों अलंकारों को समझ गए होंगे। चलिए अब थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए और सबके लिए। अच्छा, कुछ उदाहरण और हैं, आप ये भी याद कर सकते हैं। उस क्रोध के मारे तन उसका कांपने लगा, मानो हवा के
जोर से सोता हुआ सागर जगा। ये बहुत ही अच्छी पंक्तियां हैं, आप ये याद कर सकते हैं। यहाँ पर क्या हुआ कि अर्जुन क्रोध से इतना भर गया जैसे कि हवा से लहरें बह रही हूँ। आप ये